का मायाजाल और एक अनसुलझा रहस्य। मुंबई, सपनों का शहर, जहां किस्मत बनती और बिगड़ती है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां एक परिवार अपने ही बुने मायाजाल में उलझकर बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो रहस्यों के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया। एक ऐसा सपना जो सच हुआ, प्रसिद्धि, पैसा और सम्मान। लेकिन फिर एक आत्मा आई, अपने साथ काला जादू, भूत प्रेत और अंधविश्वास लेकर। क्या यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम था या एक अविश्वसनीय सत्य? यह बात तो खुद उस ग्लैमरस फैशन डिजाइनर और उनके मॉडल बेटे को भी पता नहीं चल पाई। जब यह केस दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान था। यह कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके से, जहां लोखंडवाला में क्रॉसगेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की विंग के तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 301 में एक छोटा सा परिवार रहता था। इसमें 49 वर्षीय सुहाना वर्मा और उनका 23 साल का नौजवान बेटा आदित्य वर्मा थे। यह 2018 की बात है। सुहाना एक जानी मानी फैशन डिजाइनर, मॉडल और टैटू आर्टिस्ट थी, जिनका बॉलीवुड में बड़ा नाम था। उन्होंने कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया था, कभी उनके कपड़े डिजाइन करने के क्षेत्र में तो कभी मॉडलिंग में। अपनी मां को देखकर आदित्य ने भी मॉडल बनने का सपना देखा। सुहाना के पास पहले से ही बड़े बड़े एजेंसियों के संपर्क और कनेक्शन थे, जिसके कारण आदित्य भी मॉडलिंग के क्षेत्र में आसानी से उतर गया। उसने भी अपनी मेहनत के दम पर नाम और प्रसिद्धि हासिल करना शुरू कर दिया। माँ और बेटा दोनों ही बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में काफी अच्छा कर रहे थे। सुहाना के पति राहुल उनके साथ नहीं रहते थे। उनका काफी समय पहले तलाक हो गया था और बाद में उनका निधन भी हो गया था। वैसे राहुल के निधन में भी एक अजीब रहस्य छिपा हुआ है, जो आपको आगे पता चलेगा। आदित्य की एक गर्लफ्रेंड भी थी, 22 साल की ईशा बनर्जी, जो खुद को उसकी मंगेतर बताती थी। ईशा भी सुहाना और आदित्य के साथ उनके ही घर में रहती थी। सुहाना ने इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद वह उन्हीं के साथ रहने लगी। तो घर में कुल 3 लोग थे, माँ सुहाना, बेटा आदित्य और बेटे की गर्लफ्रेंड मंगेतर ईशा। इन लोगों ने घर में एक पालतू कुत्ता भी पाल रखा था। वैसे यह फ्लैट किराए का था, सुहाना ही किराया भरती थी। रहस्यमयी बदलाव और अंधविश्वास का साया। जब से आदित्य के पिता का निधन हुआ था, तब से सुहाना का व्यवहार थोड़ा अजीब होने लगा था। कभी वह बिना किसी के सामने बड़बड़ाने लगती, कभी अचानक गुस्से में आ जाती, तो कभी कुछ ही सेकंड में प्यार से पेश आने लगती। वह खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती थी। आदित्य ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हो जाता है, जिस पर सुहाना ने बताया कि उन्हें राहुल दिखाई देते हैं, शायद उनकी आत्मा हो, वह उन्हीं से बात करती है और कभी कभी उनके शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ और परेशानी होती है। उनका शरीर खुद के नियंत्रण में नहीं रहता। वह नहीं जानती थी कि राहुल किस बात का बदला निकाल रहे थे, शायद उनसे तलाक लेकर उनके बच्चों को दूर कर दिया इसीलिए। एक और अजीब बात थी कि आदित्य ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कभी नहीं किया था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि कब राहुल इस दुनिया से चले गए। अचानक 3 साल पहले सुहाना ने उसे इस दुखद घटना की खबर दी थी। आखिरी बार उन्हें देखा तक नहीं था। कब, कहां, किस हालत में वह दुनिया से गए और किसने सारा क्रियाकर्म किया, यह सब भी आदित्य को नहीं पता था। समय आता है अक्टूबर 2018 का। इन दिनों पितृपक्ष का समय चल रहा था, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है। इसी दौरान 4 अक्टूबर गुरुवार की तारीख आई सुबह लगभग 7 से 7:30 बजे का समय हो रहा होगा। क्रॉसगेट बिल्डिंग से कुछ ही कदम की दूरी पर एक पुराना शिव मंदिर था, जहां सुबह की आरती चल रही थी। इसी दौरान आदित्य वर्मा नींद से उठकर परेशान हालत में मंदिर आता है। जब आरती समाप्त हो गई, तो वह एक पुजारी से मिलता है, जिनका नाम पंडित शिवानंद था, जो थोड़े बुजुर्ग थे और मंदिर में ही रहकर देख-रेख किया करते थे। आदित्य ने पंडित जी से कहा कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अंदर पिता का साया आ चुका है और वह अजीब हरकतें कर रही हैं। अगर घर चलकर पिता का पिंडदान कर दिया जाए तो शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और फिर वह मां के शरीर में आकर परेशान नहीं करेंगे। यह सुनकर पंडित जी को थोड़ा अजीब लगा कि यह लड़का क्या बोल रहा है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आदित्य से पूछा कि माँ कहाँ है। आदित्य ने बताया कि वह बाथरूम में बंद है। कल रात से वह अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, तो इसने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। सुबह में जब वह उठा तो देखा कि माँ अपने कमरे में नहीं है। उसने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर बाथरूम में देखा, माँ अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी। आखिर इतनी देर तक वह वहाँ क्या कर रही हैं?
आप चलकर पिताजी का पिंडदान करिए ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, आदित्य ने कहा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, 10 मिनटों तक उनमें बातचीत हुई होगी। इसके बाद आदित्य उन्हें साथ लेकर चल पड़ता है। इस समय आदित्य की गर्लफ्रेंड ईशा कमरे में सो रही थी। वे दोनों फ्लैट में आते हैं। पंडित जी ने कहा, माँ को लेकर आइए। इसके बाद आदित्य बाथरूम में जाता है और उन्हें पैरों से पकड़कर खींचते हुए बाहर ला रहा था क्योंकि वह बेहोश थी। पंडित जी ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि सुहाना रक्त में भीगी हुई पड़ी थी। उनके सर के पिछले हिस्से से रक्त बह रहा था। पंडित जी ने आदित्य से कहा, यह क्या कर रहे हो? उन्हें बिस्तर पर लिटाकर एम्बुलेंस बुलाओ और हॉस्पिटल लेकर जाओ। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। पंडित जी ने यह भी देखा कि सुहाना की सांसें चल रही थी, यानी वह केवल बेहोश थी। ऐसी दशा को देखकर पंडित जी पहले ही काफी डर गए थे। आगे बोले, पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ, पूजा पाठ बाद में होगी, पहले इनका इलाज कराओ। फिर वह वहाँ से डरे सहमे निकल जाते हैं। आदित्य भी घर से बाहर निकलता है और एम्बुलेंस बुलाने में मदद के लिए एक जौहरी के पास गया, जिनकी कुछ ही दूरी पर दुकान थी और वह पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने भी कहा कि एम्बुलेंस बुलाओ और पुलिस को भी सूचित कर दो। आदित्य ने कहा, ठीक है, वह कुछ करता है। इसके बाद वह वहाँ से चला गया। पहले तो उसने एक प्राइवेट एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया, उसके बाद अपने कुछ रिश्तेदारों को कॉल करता है, उनको सूचना देता है जो दिल्ली, पानीपत, चंडीगढ़ में रहते थे। 9 बजे के आसपास एम्बुलेंस बिल्डिंग में आती है। आदित्य अपनी माताजी को लेने के लिए फ्लैट में गया। वहाँ पर एम्बुलेंस वाला उनकी हालत को देखकर कहता है कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, पहले पुलिस को बुलाओ। उनकी मौजूदगी में ही ले जाएगा क्योंकि यह पुलिस केस है। माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर बेटे को बहुत बुरा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी अब तक जग चुकी थी। फिर वे दोनों घर लॉक करके वापस मंदिर चले जाते हैं। उन्होंने नारियल अर्पित किया और वहीं पर बैठ गए। उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। सुबह में जब पंडित जी डरे सहमे फ्लैट से निकलकर जा रहे थे तो बिल्डिंग के कुछ लोगों ने उन्हें देखा और पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि ये लोग भी मंदिर आते जाते रहते थे तो पंडित जी से जान पहचान थी। पंडित जी ने लोगों को सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे एक महिला उस फ्लैट में पड़ी हुई है, उनका बेटा उनके पास आकर ऐसी ऐसी बात कर रहा था कि आत्मा है पिता की। यह सुनकर बिल्डिंग के लोग भी थोड़े हैरान होते हैं। यह मामला तब गंभीर लगने लगा जब बिल्डिंग में एम्बुलेंस आई और उसने हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया। इधर लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। सुहाना के फ्लैट का दरवाजा लॉक था। घर पर न तो उनका बेटा था और न ही उनकी होने वाली बहू। इधर आदित्य और ईशा तो मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, शायद माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांग रहे हों। उनकी वजह से देर हो गई और हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचा सके। कई घंटों तक वहां पर बैठे रहने के बाद आदित्य अपना फोन ऑन करता है और दोस्तों से बात की, उनसे राय लेता है कि क्या करना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि पुलिस को बुलाओ, कोई जान पहचान का है तो उससे बात करो। आदित्य ने अपनी एक मौसी को कॉल किया जो चंडीगढ़ में थी। वे लोग पहले ही मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे। उधर बिल्डिंग में लोग इकट्ठा हो रहे थे, बात फैल रही थी। एक दर्जी के जरिए फिर से उस पारिवारिक मित्र जौहरी के पास बात पहुंची कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, फ्लैट के अंदर सुहाना पड़ी हुई है, बच्चे गायब हैं, दरवाजा बाहर से बंद है। इसके बाद यह जौहरी टेलीफोन बूथ से पुलिस को सूचना देते हैं। यह इलाका ओशिवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था। पुलिस के पास सूचना गई थी दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास। यहाँ से पुलिस स्टेशन केवल 1 किलोमीटर दूर था, आने जाने में केवल 10 मिनट लगते हैं। वहाँ से सब इंस्पेक्टर दलबल को लेकर 2 बजे तक बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। दरवाजा तो लॉक था। आस पड़ोस के लोग पुलिस को बताते हैं कि घर में 3 लोग रहते थे। कल रात में उनका पालतू कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक भी रहा था। पुलिस ने पूछा कि बाकी दोनों सदस्य कहाँ हैं। लोगों ने बताया कि आदित्य ने एम्बुलेंस को कॉल किया था, वह आया लेकिन सुहाना को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया। उसके बाद आदित्य काफी दुखी हो गया था और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से चला गया। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। अब पुलिस ऑफिसर्स फैसला करते हैं कि दरवाजा तोड़कर ही अंदर जाएंगे और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि यह घर भी कोई आम नहीं था, हाई प्रोफाइल शख्सियत का घर था। पहले अपने सीनियर ऑफिसर को सारी घटना के बारे में बताते हैं और दरवाजा तोड़ने की परमिशन लेते हैं। इसी बीच अचानक आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस बिल्डिंग में आ जाता है। वह बहुत दुखी दिख रहा था। पुलिस ने कहा कि दरवाजा खोलो। इसके बाद बेटा पहले दरवाजे के पास गया और कई बार डोरबेल बजाई।
पर यह ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रहा था। फिर वह जेब से चाबी निकालकर दरवाजे को अनलॉक करता है। अब सभी लोग अंदर जाते हैं। जब वे लिविंग रूम में पहुंचे तो वहां की दशा को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं सुहाना पड़ी हुई थी। उन्होंने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। बाथरूम से लेकर यहाँ तक रक्त बिखरा हुआ था। माँ को देखकर बेटा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, जबकि इससे पहले वह पंडित जी को लेकर आया था। उसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर को लेकर आया, तब तो वह नॉर्मल था। अब रो क्यों रहा था? उसकी मंगेतर भी बहुत रो रही थी। पुलिस फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर बुलाती है। अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। मौके से सबूत जुटाने शुरू किए गए। आगे शव को कूपर हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। आदित्य के अनुसार माँ बाथरूम के अंदर थी। उसके बाद ही उन्हें बाहर निकाला था। सुबह में जब वह उठा था तो उन्हें ढूंढते हुए बाथरूम के पास गया। कथित तौर पर बाथरूम अंदर से बंद था। आदित्य दरवाजे को जैसे तैसे खोलता है और अंदर गया। वहीं पर सुहाना बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। इसी के बाद वह मंदिर जाता है, पंडित जी से मिलता है। फॉरेंसिक टीम ने बाथरूम की जांच की, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ का वॉश बेसिन टूटा हुआ मिलता है और एक तरफ झुका हुआ था। यहाँ से काफी सारे दाग धब्बे, फिंगरप्रिंट्स के सैंपल्स भी इकट्ठा किए गए। शुरुआती जांच में लगा कि शायद सुहाना बाथरूम में फिसल गई हो और उनका सर वॉश बेसिन से लग गया होगा, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। इसी के आधार पर पुलिस एडीआर दुर्घटना मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और अपनी जांच शुरू कर दी। उन्हें हर एक एंगल को देखना था। जरूरी नहीं कि पैर फिसला हो, कुछ और भी हो सकता है। शायद किसी ने साजिश की हो। पुलिस ने आदित्य, उसकी गर्लफ्रेंड ईशा, आसपास के पड़ोस के लोग, आदित्य के दोस्तों वगैरह से सबसे पूछताछ शुरू कर दी। यह मामला पिछली तारीख की आधी रात का लग रहा था। पड़ोसियों के अनुसार उसी समय सुहाना का पालतू कुत्ता भौंक रहा था। उसी बीच कुछ हुआ हो। 3 अक्टूबर की रात में घर पर माँ, बेटा और गर्लफ्रेंड के अलावा घर में एक मेड और आदित्य का एक करीबी दोस्त गौरव भी मौजूद था। यानी कुल 5 लोग यहाँ पर थे। पुलिस ने इन लोगों से भी पूछताछ शुरू की। इधर आदित्य बार बार कह रहा था कि माँ के अंदर पिताजी की आत्मा है, जिससे माँ बहुत परेशान रहती है। उसी आत्मा ने सब कुछ किया है। इस केस में क्राइम ब्रांच की एक टीम भी शामिल हो जाती है और वह भी अपना समानांतर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। फॉरेंसिक जांच के बाद डीसीपी खुद मौके पर पहुंचकर अच्छे से मुआयना करते हैं। जो भी हुआ है यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अगले दिन 5 अक्टूबर को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है। इधर आदित्य के बयान को सुनकर पुलिस वाले हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता है? पिता की आत्मा मां पर हावी हो जाती और वह अजीब हरकतें करती। कुछ रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। पुलिस ने उनसे परिवार के बारे में पूछा, मानसिक स्थिति के बारे में पूछा। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन डॉक्टर्स प्रक्रिया के दौरान ही कुछ पॉइंट्स बता देते हैं पुलिस को, ताकि कम से कम जांच तो शुरू हो जाए। यहाँ 5 अक्टूबर को पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बताया कि सुहाना के शरीर पर कई मारपीट के निशान पाए गए हैं। कई गहरे चोटों के निशान हैं। सर के पीछे भी पाया गया था, जो कि मुख्य था, जो शायद उसी वॉश बेसिन से लगा होगा। कुल मिलाकर यह घटना नॉर्मल नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ने कुछ किया है, क्योंकि शरीर पर मारपीट के निशान पाए गए हैं। पुलिस के सामने पहले ही एक संदिग्ध आ चुका था, जो था आदित्य, क्योंकि कुछ पड़ोसियों के अनुसार आए दिन मां बेटे में झगड़े भी होते रहते थे। उनकी आवाजें पड़ोस तक आती थी। 5 अक्टूबर की शाम तक पुलिस आदित्य को हिरासत में लेती है और सख्ती से बात किया। यह बार बार एक ही बात दोहराता कि मां के अंदर पिताजी का साया आ गया था, जिसके बाद वह अपना आपा खो बैठी थी। फिर इसने ही गुस्से में बाथरूम में बंद कर दिया। 5 अक्टूबर को सुहाना का मुंबई में अंतिम संस्कार होता है। 6 अक्टूबर को पुलिस आदित्य को कोर्ट में पेश करके 3 दिनों की कस्टडी लेती है। 36 घंटों तक कहानी सुनाने के बाद यह टूट जाता है और स्वीकार करता है कि इसी की वजह से इसकी माताजी का वह हाल हुआ था। अब एडीआर रिपोर्ट को बदलकर आदित्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि सरकारी गवाह बनाया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा था। सच का सामना और एक पिता की वापसी। आखिर 3 अक्टूबर की देर रात में इस फ्लैट में हुआ क्या था? इससे पहले आपको बताते हैं 8 अक्टूबर की एक घटना। एक शख्स जिनका नाम था राकेश वर्मा ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे। इन्होंने अपना नाम पता बताया और कहा कि आदित्य से मिलना चाहते हैं। पुलिस ने सोचा कि शायद यह कोई रिश्तेदार वगैरह होंगे, लेकिन यह उसके क्या लगते हैं। राकेश ने कहा कि यह उसके पिता हैं।
ऐसा सुनते ही पुलिस वाले हैरान रह गए। बेटा, उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी दोस्तों के अनुसार 3 साल पहले ही आदित्य के पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। आज अचानक जीवित कैसे हो गए? राकेश 3 सालों से नहीं बल्कि कुछ महीने पहले से बेटे से दूर हो गए थे। संपर्क टूट गया था। अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ कि वह दूर हो गया। इन्होंने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन सुहाना बार बार बात नहीं करने देती थी। सुहाना ने अपने बेटे को भ्रम में रखा था, झूठ बोला था। अब पुलिस बाप बेटे राकेश और आदित्य का आमना सामना करवाती है। पहले वह भी इन्हें देखकर सन्न रह गया, उसके बाद उनके गले लगकर पापा पापा कहकर रोने लगता है। पिता भी उसको देखकर रोने लगे। पुलिस ने आदित्य से पूछा कि यह कौन है। वह बिना देरी किए बताता है कि पिताजी हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है और उनकी आत्मा माताजी को परेशान करती है। इस बार आदित्य कहता है कि कोई आत्मा परेशान करती है। अब वह किसकी है इसे नहीं पता। पुलिस ने राकेश से कहा कि अपने बेटे से पूछिए कि उसने क्या किया अपनी माँ के साथ। आखिर उस रात क्या हुआ था, वह सब कुछ कैसे हुआ। सुहाना का अतीत और पारिवारिक त्रासदी। सुहाना मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के असन रोड स्थित अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली थी। इनके पिता मोहन ढोंढा पानीपत के जाने माने कारोबारी थे। सुहाना के एक बड़े भाई और बड़ी बहन भी हैं। वह पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही काफी होशियार थी, तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी लड़की थी। इनका बचपन से ही सपना था फैशन डिजाइनर बनना। जब घर में अखबारों के साथ मैगजीन्स आते, उसमें मॉडल्स के कपड़े देखकर खुद भी उसी तरह के कपड़े डिजाइन करने का सपना देखती थी कि एक दिन इनके भी डिजाइन किए हुए कपड़े ऐसे ही मॉडल्स पहनेंगी। इन्होंने आगे चलकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके डिप्लोमा भी लिया। लेकिन फिर इनकी शादी हो जाती है करनाल के रहने वाले राकेश वर्मा से। वह भी एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे। शादी के 3 सालों में इनके 2 बच्चे हुए, बेटा आदित्य और बेटी आस्था। सुहाना गृहस्थ जीवन में अपने सपने भूल रही थी, लेकिन राकेश की वजह से ऐसा नहीं होता है। वह शराब के आदी थे, रोज नशे में घर पर आकर पत्नी से झगड़ा करते। पत्नी इनका शराब छुड़ाने की काफी कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। फिर इन्होंने पति को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। वह अपने बच्चों को लेकर ससुराल से मायके चली गई। घर पर इन्होंने अपने भाई को सपने के बारे में बताया। वह इन्हें सपोर्ट करते हैं। इसी के बाद साल 2000 में सुहाना सपनों की उड़ान भरने के लिए मुंबई चली आई और फैशन डिजाइनिंग में अपना पैर जमाने की कोशिश करने लगी। शुरू में तो बहुत कम काम मिलते थे। जाहिर सी बात है कि कोई जानता नहीं था, इनके काम को नहीं पहचानता था। वह संघर्ष कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी काबिलियत के बलबूते काम मिलने लगा। जब लगा कि इनका काम सेट हो चुका है, स्थिर हो चुका है, तो इन्होंने अपने दोनों बच्चों को मुंबई बुला लिया। उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेज देती हैं। धीरे धीरे सुहाना उभर रही थी, जाने माने फैशन डिजाइनर्स के बीच जगह बना रही थी। अब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनके डिजाइन के कपड़े पहनना चाहते थे। वह भी दिखने में काफी अच्छी थी। कई लोगों ने कहा कि अब मॉडलिंग भी ट्राई करो। अब वह जिम जाती हैं, खुद को फिट करती हैं। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि 2 बच्चों की माँ भी है। वह मॉडलिंग के फील्ड में भी नाम कमाने लगी। इन्हें अब नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलने लगा। मगर शायद यह जरूरत से ज्यादा था, तभी सब कुछ इनके दिमाग में चढ़ जाता है और यह गलत तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगी। बॉलीवुड का तो आपको पता ही है। सुहाना अब अपने काम से ज्यादा ऐशो आराम में ध्यान देने लगी, नशे करने लगी। इसके चलते कई सारे प्रोजेक्ट इनके हाथ से छूटने लगे। अब प्रोजेक्ट छूटा तो इनको दुख हुआ, यह डिप्रेशन में जाने लगी। इसके चलते और नशा करने लगती है। यही सिलसिला चल पड़ता है। नशे की गिरफ्त और एक परिवार का टूटना। यह 2011 में पति से पूरी तरह से अलग हो गई थी, लेकिन राकेश ऐसा नहीं चाहते थे। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनसे दूर नहीं होना चाहते थे। उन्होंने कहा कि शराब छोड़ देंगे लेकिन तुम ऐसा मत करो, पर 2014 में सुहाना इन्हें तलाक दे देती है। बच्चों की कस्टडी माँ के पास आ गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे भी माँ के साथ रहने लगते हैं मुंबई में। जब बच्चे घर पर आते हैं तो माँ की हालत देखते हैं, जो हमेशा नशे में रहती। माँ की मॉडलिंग भी कर चुकी थी, तो उनको देखकर इनका बेटा भी इसी फील्ड में आता है। एक मॉडल कोऑर्डिनेटर के अनुसार उन्होंने मीडिया में बताया कि साल 2015 में दिल्ली में एक फैशन कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें आदित्य मिस्टर फोटोजेनिक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता है। यह काफी मेहनती था, इसके भी बड़े सपने थे। 2016 में बीकेसी में फैशन शो हुआ, उसमें भी हिस्सा लिया।
अच्छा परफॉर्म किया। फिर इसके भी कामयाबी का बुखार सर पर चढ़ गया और यह भी अटपटी पार्टियों में जाने लगा, गलत तरह के नशे करने लगा। 2015 में किसी पार्टी के दौरान इसकी मुलाकात होती है ईशा बनर्जी से। घर पर ही बैठकर मां बेटे नशा करते थे। रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं थी। यह देखकर आस्था को अच्छा नहीं लगा तो वह अपने नानी के घर पर चली गई पानीपत और वहीं पर रहने लगी। आदित्य ने गर्लफ्रेंड बना ली थी ईशा बनर्जी, जो कि घर पर आती थी। जब दोस्ती प्यार में बदल गई तो बेटा माँ से मिलवाता है। उन्होंने भी बहू को स्वीकार किया, जिसके बाद वह भी यहाँ पर रहने लगती है। अब यह पूरा परिवार साथ में बैठकर नशा करते हैं। घर पर आदित्य के दोस्त भी आते थे, वह भी साथ बैठकर यही करते। सारी मर्यादा भूलकर यह सभी लोग नशे में लिप्त थे। वैसे जब राकेश अपनी पत्नी और बच्चों से दूर हो गए थे तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, इसलिए इन्होंने उसे छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद वह रिहैब चले गए। रिहैब में खुद को ठीक किया। फिर यह रिहैब की काउंसलिंग का 1.5 साल का कोर्स करते हैं। उसके बाद यह नशा मुक्ति केंद्र में काम करने लगे एक काउंसलर के रूप में। जब इन्हें अपने बच्चों से कॉल पर पता चला कि सुहाना भी ऐसे नशों में लिप्त हो चुकी है, तो इन्होंने सुहाना से बात की, उसको चेतावनी दी कि भविष्य में कुछ गलत होगा, सुधर जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह खुद भी एक रिहैब में काउंसलर है, लेकिन सुहाना नहीं सुनती है। कहीं वह बच्चों को भी बहला फुसलाकर अपने साथ न ले जाए, माँ के खिलाफ न कर दे, इसलिए इन्होंने झूठी कहानी भी तैयार की। सुहाना नशे में अजीब अजीब हरकतें करती थी। वह भी छिपाने के लिए अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा इनके पास आती है, इनसे बात करती है, इसीलिए यह ऐसी हरकत कर रही है। क्योंकि आदित्य भी इसी नशे में चूर रहता था, इसलिए वह भी मान लेता है। उसका अपने पिताजी से संपर्क टूट गया। एक और चीज की ऐसे अंधविश्वास, भूत प्रेत, आत्माएं, यह सब कुछ राकेश और इनका परिवार पहले नहीं मानता था। इन्होंने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि इनके बेटे की जो मंगेतर है, हालांकि एंगेजमेंट नहीं हुआ है, फिर भी खुद को मंगेतर कहती, वह काला जादू और अंधविश्वास में ज्यादा थी। उसी के आने के बाद इनकी पत्नी और बेटा उन्हीं चीजों में पड़ गए थे। एक बार बेटा अपने फिन्यासे को लेकर पिताजी से मिलने के लिए उनके घर पर गया। वहाँ पर ईशा कहती है कि अंकल, इस घर में आत्माएं हैं। सुहाना को भी अपने फ्लैट में ऐसा ही कुछ लगने लगा, तभी यह गलत नशों में पड़ गई। इनके काम बंद हो गए। इन्हें मॉडलिंग का आखिरी असाइनमेंट 2016 में मिला था, उसके बाद काम मिलने बंद हो गए। बेटे आदित्य के अनुसार माँ तांत्रिक वगैरह के चक्कर में पड़ गई थी। कई घर में कोई बुरी आत्मा का साया है। एक तो माँ, बेटा और होने वाली बहू ऐसे नशे करते थे, ऊपर से अंधविश्वास था। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो उनकी मानसिक स्थिति का क्या हाल होगा। 3 अक्टूबर की रात में भी हमेशा की तरह पूरा परिवार और आदित्य का एक दोस्त साथ में बैठकर नशे कर रहे थे। इसी में सुहाना वापस से अजीब हरकतें करने लगती है। वैसे उस परिवार में लोगों को काम मिलने बंद हो गए थे। ऊपर से सुहाना ने अपना खुद का घर भी बेच दिया था और किराए के फ्लैट में आ गई थी। पैसों की तंगी थी, कई लोगों से उधार ले रखे थे। इन सभी चीजों को लेकर मां बेटे में आए दिन झगड़े भी होते थे। इसी तरह से 3 अक्टूबर की रात में भी झगड़ा हुआ। आदित्य का यह भी कहना था क्योंकि यह सभी लोग नशे में थे तो कोई सूझबूझ नहीं थी। जो मन में आ रहा था वह कर रहे थे, कह रहे थे। माँ ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी और बेटे से झगड़ा करने लगी। ईशा ने बताया था कि जब भी कोई आत्मा ऐसे शरीर में आती है तो उसको भगाने वाले पिटाई करते हैं। आदित्य भी काफी नशे में था, इसको हेलुसिनेशंस होने लगे थे। सोचा कि सच में माँ के ऊपर साया आ चुका है। इसके बाद यह माँ की पिटाई करता है, फिर उन्हें बाथरूम में धक्का देकर बंद कर दिया। इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और किसी और जगह पर नशा करते हैं। नौकरानी भी घर से चली गई। घर पर पालतू कुत्ता था, वह भौंक रहा था। फिर भोर में 3 बजे आदित्य और इसकी गर्लफ्रेंड घर पर आते हैं और सो गए। जब सुबह हुई तो बेटा नशे में ही मंदिर गया, पंडित जी से बहकी बातें करके घर लेकर आया। उल्टी सीधी हरकतें की। पुलिस ने जब आदित्य को हिरासत में लिया था तभी वह नशे में था। घर में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ नशे की वजह से हुआ। कोई होश में नहीं था, कोई खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सुहाना भी उसी हाल में ही थी। सुबह में जब पंडित जी घर पर आए तो उनके अनुसार सांसें चल रही थी, यानी जीवित थी, लेकिन एम्बुलेंस आने में देर हुई। पुलिस के अनुसार जब रात में आदित्य ने बाथरूम में मां को बंद किया तब वह खुद को संभालने के बजाय वॉश बेसिन से टकरा गई। क्योंकि सुबह में भी आदित्य नशे में था तो उसको कंफर्म नहीं है कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था या बाहर से आत्मा निकालने के भ्रम में ही आदित्य ने मारपीट की।
इन्हीं सब के चलते इसे और इसकी गर्लफ्रेंड को रिहैब भेजा गया, जहां पर इनका इलाज होता है, नशे से मुक्त किया जाता है। पिता राकेश ने आदित्य की काफी सहायता की, मां तो नहीं है, इसलिए इन्हें जिम्मेदारी निभानी है। आगे ठीक होने के बाद आदित्य फिर से मॉडलिंग शुरू कर देता है। अब यह एक सफल मॉडल है, कई बड़ी हस्तियों के साथ काम कर रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड अभी भी इसके साथ है, वह भी मॉडलिंग करती है। आदित्य पर आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 343 गलत तरीके से रोकना के तहत कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। अभी तक इसका कोई फैसला नहीं आया है। यह भी सोचने वाली बात है कि ऐसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में भी नशीले पदार्थ इतनी आसानी से कैसे पहुंच जा रहे हैं, जहां पूरा परिवार रात भर बैठकर पार्टी करता है। यह इलाका भी पुलिस स्टेशन से बस 1 ही किलोमीटर दूर था। आपकी राय क्या है इस रहस्यमय घटना के बारे में? क्या यह वाकई अंधविश्वास था या सिर्फ नशे का परिणाम?